चलिए, तो 2017 का क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ खोखला कह दिया, खोखला मतलब अंदर कोई आवेश नहीं है, तो जहां आवेश नहीं होगा वहां तीव्रता क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला पर है बालक, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट, और आपका कितना है धारिता C, तो 1/C 1/C 1/C, तो ये 3/C होगा। और जब इसको आप फ्लिप करेंगे, जब फ्लिप करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, ये भी होगा C/3, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये 3rd नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ये समतुल्य धारिता इसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाए अगर आपसे कि बताइए संधारित्र का संयोजन, ठीक है, संधारित्र का संयोजन हमें किस विधि से करें कि धारिता का मान महत्तम हो, श्रेणी क्रम या समांतर, समांतर। क्लियर है बालक, ठीक। हाँ ये आया था टेस्ट में, चलिए तो आया था तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। कह रहा है 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल एप्टा1 और एप्टा2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 है R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको निकाल दे, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात कर ले बालक डायग्राम का, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए। 2 विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हुआ, 2 बैटरी है इसमें, कोई दिक्कत। टर्मिनल A है, टर्मिनल B है, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये R1 ये R2, ये क्या है आंतरिक प्रतिरोध जो आप देखे हैं, ठीक है। ये एप्टा1 हो गया, ये एप्टा2 हो गया। इधर से जो करंट आएगा I1 और इधर से जो करंट बनेगा I2। यहां तक कोई दिक्कत है बालक डायग्राम में। अब यहां का विभवांतर कितना ले लिए, VA, यहां का विभवांतर कितना होगा, VB। बताइए कि I जो होगा क्या हम लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं कि सर I जो होगा ये I1 + I2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, अब दोनों टर्मिनल के बीच विद्युत वाहक बल अगर लेना हो तो विद्युत वाहक बल हम कैसे लेंगे, तो आप कहिएगा सर विभवांतर जो होता है ये VA - VB होता है, ठीक है। विभव का अंतर विभवांतर। हमें कहां से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो याद कीजिए सेल का विद्युत वाहक बल या सर्किट इक्वेशन, तो सर्किट इक्वेशन कितना लिखा गया था, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर सर्किट इक्वेशन से, तो अगर सर्किट इक्वेशन बात किया जाए तो क्या था, एप्टा = V + IR था। तो अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि V = एप्टा - IR। देखिए तो क्या हो गया, इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम इसके लिए निकाले A टर्मिनल के लिए और B टर्मिनल के लिए तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। A टर्मिनल और B टर्मिनल के लिए निकाले तो क्या हो सकता है, तो 2 निकालेंगे। एक हम निकालेंगे A टर्मिनल के लिए, एक निकालेंगे B टर्मिनल के लिए। दोनों निकाल के एक जगह ऐड कर देना है। या आप करंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक से हम क्या निकालेंगे, I1 का मान, एक से निकालेंगे I2 का मान। क्लियर है बालक। तो ये हमको बताना था कि ये होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो अगर हमको लिखना रहे पहले के लिए तो क्या लिख सकते हैं, ये V1 = एप्टा1 I1 R1, ठीक है तो लिख सकते हैं बालक। अब यहां पर अगर विभवांतर लिया जाए, इसको इधर लाइए,
ये हो जाएगा I1 R1 और ये कितना होगा एप्टा 1 माइनस, इसको भी कर लीजिए क्योंकि दोनों का विभव का अंतर सेम होगा। इसको इधर लाइए भी, यहाँ पे I1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्टा 1 माइनस भी अपॉन R1। अलग अलग कर लेते हैं तो एप्टा 1 अपॉन R1 माइनस भी अपॉन R1 लिख सकते हैं। देखिए तो इतना हो जाएगा बालक। चलिए ये समीकरण 2 कर लेंगे, ये समीकरण 2 हम उसी को समीकरण देंगे जिसका यूज करना है। अब जैसे आप I1 निकाले हैं उसी तरीके से I2 निकालिए और इसमें रखिए। तो अगर I2 निकाला जाए I2 तो आप कहिएगा V इक्वल टू एप्टा 2 माइनस I2 R2, इसको भी इधर लाइए। तो I2 R2 इक्वल टू कितना बालक, एप्टा 2 माइनस भी, और I2 अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा एप्टा 2 माइनस भी अपॉन R2। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर लेंगे तो I2 इक्वल टू कितना होगा एप्टा 2 अपॉन R2 माइनस भी अपॉन R2। इसको इक्वेशन कितना दे दे, थर्ड। अब यहां I2 है यहां I1 है, दोनों को कहां रख दिया जाए 1 में। तो लिखेंगे यहां लिखना होगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो क्या लिखेंगे, तो आपने बोला I इक्वल टू I1 कितना है, तो एप्टा 1 अपॉन R1 और भी अपॉन R1। इसके बाद प्लस था I2 था, I2 सामने है, एप्टा 2 अपॉन R2 माइनस भी अपॉन R2। अब एप्टा वाले को एक साथ कीजिए तो I इक्वल टू कितना एप्टा 1 अपॉन R1 और ये प्लस एप्टा 2 अपॉन R2 माइनस भी अपॉन R1 माइनस भी अपॉन R2। यहां तक कोई दिक्कत, भी को एक साथ एप्टा वाले को एक साथ कर दिए। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, तो एप्टा 1 R1 प्लस एप्टा 2 R2, ठीक है। या आप इसको जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे भी कर लीजिए, एलसीएम बनाने आता है ना जी। तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा एप्टा 1 R2 प्लस एप्टा 2 R1 और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा R1 इंटू R2। सॉल्व कर लिए। इधर वाले में भी कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो कहिएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखिए तो यही ना बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बालक, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर लेके आएंगे और I को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। इसको इधर लेके आना है। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए कंपेयर करने के लिए हमको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, पर परिपथ समीकरण लाना है। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इसको इधर लेके जाना है, बताइए। तो ये हो जाएगा भी 1 अपॉन कितना था R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर कितना था, तो एप्टा 1 R2 एप्टा 2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 और I को इधर लाए हैं ना जी, माइनस I। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए तो भी ये कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 और नीचे कितना होगा R1 इंटू R2। ये जो है लिखिए एप्टा 1 R2 प्लस एप्टा 2 R1। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में बताना रहता तो डायरेक्ट आंसर पे ही टिक लगा देते, लेकिन अब तो निकालना होगा ना, तब तो लिखना ही होगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला एक तरह से हो गया माइनस I। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेजिए मल्टीप्लाई में और ऊपर वाला डिवाइड में। भी इक्वल टू दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी, ये होगा एप्टा 1 R2 प्लस एप्टा 2 R1 अपॉन R1 इंटू R2। कोई दिक्कत यहाँ पे,
तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 और नीचे R1 प्लस R2। तो ये तो एक के साथ किए, माइनस के बाद वाले के साथ भी करना है, तो इसके साथ कीजिएगा तो I1 ये हो जाएगा R1 इंटू R2 और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ कैंसिल हो रहा है? अब कहिएगा सर यहाँ पे तो कैंसिल हो गया। ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू एप्टा1 R2 प्लस एप्टा2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस I। अच्छा, इसको प्रतिरोध का समतुल्य R इक्विवेलेंट कह दें, समतुल्य प्रतिरोध। तो आपने बोला हाँ सर। अब एक काम कीजिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण कितना देंगे, 4। अब देखिए आप इसका ये समीकरण और ये समीकरण, इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो देखिए, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको तुलना करने में आसान रहेगा। क्या था हमारा, तो V बराबर एप्टा माइनस IR, यही था ना जी। तो इस V का तुलना इस V से, इस एप्टा का तुलना इससे, I का तुलना I से और R इक्विवेलेंट का तुलना इससे किया जाता है। तो हमसे क्या पूछा था बताइए, तो हमसे विद्युत वाहक बल पूछा था। तो यहाँ पर अगर विद्युत वाहक बल का तुलना किया जाए तो आप लिखेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कितना होगा, तो एप्टा1 R2 प्लस एप्टा2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से यही मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है। तुलनात्मक अगर अध्ययन कीजिएगा तो यही ना विद्युत वाहक बल के समतुल्य है। तो आपका ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, एप्टा1 R2 प्लस एप्टा2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बालक, ये होगा, सेकंड वाला होगा, ठीक है। आपका सेकंड वाला सही आंसर होगा। तो इसको तो लिखना पड़ेगा जी, ये वाला तो होगा, लेकिन कैसे होगा इसके लिए आपको लिखना होगा। चलिए तो आगे बढ़ जाए। हाँ ठीक, चल तो आगे बढ़ जा रहे हैं, नहीं तो अपना देख के लिख लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट 4 नंबर में आते हैं। अब कह रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू होता है। तो आपको बताया है लौह के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन था बताइए, तो निकेल था, कोबाल्ट था, आयरन था, ठीक है। चलिए, ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन होगा, एम्पियर मीटर। चलिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है कौन होता है, नाइक्रोम वायर होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा, रुक जा, इतना हबड़ा के नहीं करना है काम। टेस्ट में आया था। तो ये बताइए एच का संबंध क्या है विभवांतर के साथ, ठीक है। शोषित क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जो उत्पन्न ऊष्मा होगा, ठीक है, वही होगा। तो बताइए इसमें कौन सा संबंध हो सकता है, V² अपॉन R इंटू टी। बहुत अच्छा। तो आप कहिएगा सर पढ़े हैं H बराबर V² अपॉन R इंटू टी। तो किसके साथ संबंध बता रहा है, विभवांतर के साथ। तो H समानुपाती V² हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहा है, वर्ग के समानुपाती होता है, यही है ना बालक। तो कितना नंबर 3 में। चलिए, कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो क्या सब मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। ये तो लग रहा है बनाए थे जी, इसका तो आंसर याद हो गया होगा। कैसे, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे, इसमें पूछ क्या रहा है, करके आवृत्ति बताइए। और दिया क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया है प्रत्यावर्ती धारा का, इसको थोड़ा निकाल दे रहे हैं। जो तो प्रीवियस वाले में आया हुआ था, कितना नंबर में है ये, 9 नंबर में, ठीक।
कबूल कर रहा है ये। एक मिनट बैटरी थोड़ा सा चेंज कर। चल, तो समीकरण क्या था? तो समीकरण था I इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी, यही था ना। इसको समीकरण एक ले लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, ठीक है, तो समीकरण एक तथा दो से तो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना यहां मिलेगा? तो 100 पाई मिलेगा। ठीक है, क्यों? आई नॉट का तुलना इससे, ओमेगा की तुलना इससे और टी का तुलना इससे। क्लियर है बालक? अब इसी समीकरण में कह देंगे शिखर मान बताइए, तो शिखर मान यही होता है, धारा का शिखर मान 0.6 है, तो निकालना है यही नहीं इसमें। तो ये कितना हो गया? ओमेगा 100 पाई। अब बताइए ओमेगा क्या पढ़ाए हैं? तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति, और ये कितना? 100 इंटू पाई। तो अगर पाई से पाई कैंसिल कर दिया जाए, पाई से अगर पाई कैंसिल कर दिया जाए तो कितना बचेगा? तो 2 इंटू आवृत्ति और 100, तो आवृत्ति अगर निकालिएगा तो 100/2 दैट इज 50। अब ये हर्ट्ज होता है, इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। यहां तक कोई दिक्कत बालक? ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पीछे भी आया था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बालक, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ जाए, चलिए 10 नंबर में प्रतिघात है। तो आपको बताया है प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, सबका मात्रक क्या होगा? तो ओम होगा। शीर्ष धारा को हम लोग धारा का शिखर मान कहते हैं, और वर्ग माध्य मूल मान में क्या संबंध है? तो संबंध देख लीजिए, संबंध देखिए। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे पढ़े हम लोग, ये किसके बारे में पूछ रहा है? तो ये कह रहा है कि आई नॉट, ठीक है, और आई आर एम एस। तो आई आर एम एस होता क्या है? तो ध्यान देंगे, ये तो आई नॉट हो गया, और ये होता है आई नॉट अपॉन √2 होता है, ठीक है, आई अपॉन √2। अब इसको फ्लिप कर दीजिए, इसके अपॉन में 1 करके, ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन 1 और √2 अपॉन आई नॉट, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आई नॉट अपॉन कितना? आई आर एम एस, और ये कितना? √2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो कौन बचेगा? तो ये हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू कितना? तो √2 इंटू आई आर एम एस। चलिए आगे बढ़ जाए। तो ये 11 नंबर में था। नेक्स्ट चलिए, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करेगा। निकट मतलब, निकट दृष्टि मतलब नजदीक वाला उसको दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है। तो दूर वाला देखने के लिए कौन सा लेंस? अब निकट में निकट वाला मत मार दे। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक वाला ऑलरेडी दिख रहा है, दूर देखना है तो दूर देखने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये भी आता है, बहुत बार पूछ देते हैं एग्जाम में। कह रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, ठीक है, क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो एक चीज ध्यान देंगे, क्रांति कोण अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, याद है? तो अगर पूछा जाए कि बताइए किस कलर के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है? तो बैगनी के लिए, पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो क्रांति कोण सबसे कम किसका होता है बताइए? तो सर क्रांति कोण जिसका कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक ज्यादा किसका होगा? बैगनी का। कोई दिक्कत कहाँ है इसमें? बैगनी रंग के लिए, ठीक है। संबंध आपको बताया गया था कौन सा? तो म्यू और आईसी में संबंध,
चलिए कौन सा संबंध था, तो म्यू इक्वल टू 1/IC, या IC निकालिएगा साइन के साथ था, अगर IC कर देंगे तो ये क्या होगा 1/म्यू। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका क्रांति कोण कम। ये सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में आता है, पतले प्रिज्म में जिसका अपवर्तनांक म्यू है, न्यूनतम विचलन बताइए वाला कौन सा होगा, तो ये होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, कौन करता है, तो प्रकाश का ध्रुवण करता है। 16 नंबर निकाला है काजी कि याद कर लिया है। कह रहा है कि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है 20 सेंटीमीटर। इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में से जिसका अपवर्तनांक इतना हो जाता है, मतलब बात नहीं। एक चीज ध्यान देंगे, कह रहा है कि लेंस जो है इसका अपवर्तनांक यही है और फोकल लेंथ है कितना है, फोकल लेंथ का डिफरेंस 20, ठीक है, और एक माध्यम है जिसमें जा रहा है, इसका अपवर्तनांक भी वही है। तो अब बताइए कि जब माध्यम एक ही रहे तो क्या विचलन हो सकता है जी, समझिएगा। आपको बताए थे कि जब एक ही प्रकार के माध्यम में जाएगा, जैसे हवा से हवा में चला गया, कांच से कांच में चला गया, तो समान प्रकार के माध्यम में फोकल लेंथ हो या कुछ भी हो, आप कहेंगे समान प्रकार के माध्यम में इसके आवृत्ति में, आवृत्ति तो ऐसे भी नहीं बदलता है, तरंग दैर्घ्य में, वेग में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बताइए अगर कहा जाए कि इसमें फोकल लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे अनंत होगा। क्यों? क्योंकि आप 1.5 से 1.5 वाले नहीं जा रहे हैं। तो जब माध्यम का अपवर्तनांक एक ही है तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं। तो याद रखेंगे इस स्थिति में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अनंत। क्लियर है बालक? लिखिए, तो एक नोट लिखवा दे रहे हैं, लिखेंगे समान प्रकार के माध्यम में, नोट में लिखेंगे समान प्रकार के माध्यम में, समान प्रकार के माध्यम में या समान प्रकार के माध्यम में या एक समान माध्यम में, एक समान माध्यम में किसी भी प्रकार का विचलन, एक समान माध्यम में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है, एक समान माध्यम में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है। हो गया बालक? चल 17 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है, तो E क्रॉस B। 18 नंबर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात का मात्रक होता है। तो याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था कि E/B जो होता है ये C होता है, प्रकाश का वेग होता है, लेकिन यहां तो उल्टा दिया हुआ है, B ऊपर और E नीचे। तो जब इसके अपॉन में 1 होगा जी, तो जब इसको B ऊपर लिखेंगे E नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/C। C क्या है? प्रकाश का वेग है। प्रकाश के वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1। इसको नीचे से ऊपर ले जाइए तो मीटर इनवर्स 1 और सेकंड। देखिए कहां दिया हुआ है इसमें, मीटर इनवर्स 1 और सेकंड, ये है बालक। वो आगे पीछे दे सकता है, आपको तो मात्रक देखना है ना, मात्रक देख लीजिए। हटा इसको। चलिए नेक्स्ट 19। अब ये 19 क्या कह रहा है बालक, तो 19 कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। अब किस पर निर्भर करती है, तो देखिए आपको पढ़ाया गया है कि E = hc/λ, ठीक है, hc/λ।
तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप कहिएगा कि सर ई जो है लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एच जो है अचर है प्लैंक कांस्टेंट, और सी प्रकाश का वेग, तो बदलने वाला तो एक लेमडा ही दिख रहा है, तो संबंध तो इसी में ना बताएंगे। तो बताइए कि किसके ऊपर निर्भर करेगा, इसका ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, आवेश रहित है, आवेश किसमें नहीं होता है बालक, तो याद रखेंगे फोटोन कण में। अच्छा, ये फोटोन नहीं है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये जो लिख देता है हर जगह, इन्हें प्रोटॉन होता है। कौन होगा, फोटोन कण होगा। ठीक है, इस पे आवेश नहीं होता है, और एक गामा वाले पे भी आवेश नहीं होता है। तो कण के रूप में कौन है, फोटोन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो लाइमन होता है यूवी में, बामर होता है किसमें, दृश्य प्रकाश में, और बाकी सब अवरक्त में होता है। तो हम फ्री अवरक्त में है, पी फाउंड अवरक्त में है, ब्रैकेट लाइमन नहीं होता है, नहीं पूछा है। एक चीज और ध्यान देंगे, नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दो को छोड़ के सब अवरक्त में रहता है, कौन, लाइमर और बामर। तो बामर तो कहीं है नहीं, तो लाइमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हटा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, तो इसके दूसरी और बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाले थे, आपको 5-6 निकाल के बताए हैं। अगर निकालना होगा तो याद रखेंगे, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है -13.6/n²। तो ये कौन कक्षा में पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि दूसरी बोर कक्षा में, दूसरी। तो आप क्या करेंगे, -13.6 और दूसरी दिया है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और -13.6/4 अगर कीजिएगा, 4 करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निकालने का तरीका भी आपको बताया गया था, और बताया था हमने कि 6-7 एकदम याद रखेंगे आप। हो गया बालक। चलिए, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक राशि का आधा हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल कहा जाता है। चलिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, तो आप बताइए बीटा पर कौन सा आवेश होता है, प्लस कि माइनस, बीटा पर प्लस और अल्फा पर माइनस। देखिए कौन स्कूल में पढ़ा है जी, अल्फा पर प्लस और बीटा पर माइनस, और जिसके पास प्लस हो या माइनस हो वो दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इतना कंफ्यूज मत हो जाइए। चलिए, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, तो ये बताइए, आपको 2 टाइप पढ़ाए थे, कौन कौन टाइप, पी टाइप मतलब, एन टाइप मतलब, क्लियर है बालक। तो आपने बोला कि सर पी टाइप का मतलब होल का संख्या ज्यादा, और एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है। तो बताइए एन टाइप प्राप्त करने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा, पंच संयोजी शुद्धि मिलाना होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए डायोड का उपयोग आप कहाँ करते हैं बालक, दोलक की तरह, रेक्टिफायर की तरह, प्रवर्धक की तरह, कहाँ यूज करते हैं, दोनों रेक्टिफायरों कह रहा है। तो ये बताओ कहाँ पढ़े थे जी हम लोग डायोड, तो आप बोलेंगे सर पीएन जंक्शन डायोडे पढ़े हैं। तो याद रखेंगे कि डायोड का यूज है हम लोग रेक्टिफायर की तरह करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, प्रवर्धक में यूज होता है ट्रांजिस्टर। याद है ट्रांजिस्टर का टाइप पढ़ाए थे, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ कौन होगा, तो यहाँ पर होगा रेक्टिफायर की तरह। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्टकारी। हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। देखिए इंग्लिश वर्ड है रेक्टिफायर, इसको हिंदी में दिष्टकारी कहा जाता है। दिष्टकारी किसको कहा जाता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर ले। चलिए, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक आपसे पूछा गया है, नैंड गेट के लिए। तो कहिएगा सर ये 2 गेट से मिलकर बना है,
एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो अगर एंड गेट को अगर नॉट गेट के साथ मिला दिया जाए तो ये बन जाता है नैंड गेट। और इसका जो समीकरण होगा, जो बुलियन व्यंजक होगा, तो y इक्वल्स a डॉट b, ये हो गया एंड, और जहां ही बार लगा दिए तो ये हो गया नैंड। अब खोजिए इसमें कहा है, तो आप कहिएगा सर ये पहला वाला ही दिख रहा है और ये सब y है, इसको गामा नहीं पढ़ लेना है, सब y है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा मत पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ा दे। ये तो याद ही हो गया होगा हमको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जस्ट रिपीटेड है वाला। कितना होगा जी? 56 किलोमीटर। अब क्या है कि सर याद हो गया है आंसर। कर पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर, इसको टीवी एंटीना कहा जाता है, की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना है, मतलब कितनी अधिकतम दूरी तक है ये प्रसारण करेगा। तो आपको बताए हैं कि d इक्वल टू √2RH, ये था ना जी। R क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, रख के निकालिएगा एकदम वही रिजल्ट आएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, रेडियस ऑफ अर्थ को चेंज कर लीजिएगा। 6400 किलोमीटर होता है तो इसको चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। 6400 किलोमीटर होता है, मीटर बदलिएगा तो 3 गो जीरो और बढ़ जाएगा, हो गया ना जी। और उसके बाद h कितना है? 245। अब इस सबको हल करके आप देख लीजिएगा कितना आना चाहिए, 56। एक चीज और, ये रिजल्ट आएगा किसमें? मीटर में। 1000 से भाग दीजिएगा तो किसमें बदल जाएगा? किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत बालक? तो यहीं तक ये था। ठीक है, 28 क्वेश्चन इसमें था। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो बस रोक दीजिए।